जा चुके हैं और एसडीएम का एक भी पद ना होने के बाद भी दो एक्स सर्विसमैन को वहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इन दो की जगह किन्हीं और अयोग्य जो योग्य हमारे अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर होना पड़ा होगा और मुझे उसका बड़ा दुख है कि अगर कोई योग्य अभ्यर्थी अपने मेहनत के बल पर भी बाहर होता है तो बड़ा दुख है। परंतु ये भी स्तर पर इतने बड़े पद पर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में एसडीएम के पदों में नियम विरुद्ध नियुक्तियां हो जाती है। ये खेल अपने आप में बड़ा निराला है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये जो नियुक्तियां हुई है एसडीएम के पदों पर नियम विरुद्ध जो नियुक्तियां हुई है, मैं उस चीज़ का जो पूरा विषय है उसे आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ पीसीएस 2012 में एक विज्ञप्ति निकलती है। वो विज्ञप्ति पीसीएस 2012 में जब निकलती है तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि ये 2012 में ये 13 से 19 जुलाई 2012 दो डेटें इसमें दी गई है। ये 2012 को विज्ञप्ति निकलती है और उस विज्ञप्ति में एसडीएम के 16 पद होते हैं। ये उनका रोस्टर है और ये कोई मैं अपने घर से उठा कर नहीं लाया हूँ, ये आरटीआई के द्वारा हमने हासिल किया है और इसमें ये मोहर भी लगी हुई है कि ये इन्होंने हमें दिया है। इसमें एसडीएम के लिए 16 पद होते हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए पद बांटे जाते हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक का एक पद दिया जाता है। अब उत्तराखंड में परीक्षाओं का जो प्रचलन है वो तो ये है कि एक परीक्षा कम से कम 4 से 5 साल लेती है और तब जाके वो कंप्लीट होती है। इसी बीच वही विज्ञप्ति 2014 में संशोधित हो जाती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उसमें संशोधन करता है, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड सरकार उसमें संशोधन करती है। आप देखेंगे कि देहरादून दिनांक 2 जून 2014 को यह संशोधन होता है। उस विज्ञप्ति में संशोधन होने के बाद पद तो 16 ही एसडीएम के रहते हैं, परंतु जो रोस्टर है उसमें चेंज हो जाता है। उस रोस्टर में एसडीएम के 16 पद हैं, परंतु जो भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद रखा गया था वो भी समाप्त कर दिया जाता है, जिस कारण कि भूतपूर्व सैनिक के 0 पद हो जाते हैं। अब बात यह है कि जब विज्ञप्ति निकली और जब संशोधित हुई उसके बाद 16 एसडीएम हमारे प्रदेश को मिलने थे। 16 एसडीएमओ में ओबीसी, जनरल वगैरह जो जो सीटें बांटी गई थी उस हिसाब से मिलने थे। अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि लोक सेवा आयोग द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जाता है। जिस कैटेगरी का कोई पद नहीं है उस कैटेगरी के व्यक्ति को, मैं बात भूतपूर्व सैनिक की कर रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिक को एसडीएम का पद दिया जाता है और वो भी उस भूतपूर्व सैनिक को किया जाता है जिससे अधिक अन्य जो भूतपूर्व सैनिक जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिसके सबसे कम नंबर थे उन्हें वो पद दिया जाता है। एसडीएम का इतना बड़ा पद, उसके बाद जिसके कम नंबर है उसे नियुक्ति देना, यह दर्शाता है कि लोक सेवा आयोग के अंदर करोड़ों रुपए का खेल ऐसे पदों के लिए चल रहा था। अभी कहानी बहुत बड़ी है, कहानी में इंटरेस्ट आएगा। अब जब लोक सेवा आयोग इन्हें नियुक्ति देता है तो उसके उपरांत क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, जिस व्यक्ति के 31 नंबर व्यक्ति से ज्यादा होते हैं, वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वो जाते हैं और एक रिट डालते हैं कि मुझसे कम नंबर वाले को कैसे एसडीएम बना दिया, मैं योग्य था, मेरे नंबर ज्यादा थे, इसलिए मुझे वो पद मिलना चाहिए था। कोर्ट ने जब सारी चीजें देखी तो कोर्ट ने वास्तव में देखा कि हाँ, इस व्यक्ति के ये वो कोटा पूरा करता है जिस कोटे के लिए ये मांग रहा है। दूसरी बात ये 31 नंबर इससे ज्यादा रखता है तो इसको क्यों ना मिले। वो हाई कोर्ट ने आदेश किया कि एसडीएम जो नियुक्त किए गए हैं मनीष बिष्ट जी, उनको उस पद से हटाकर सुधीर कुमार जी को नियुक्ति दी जाए। ये प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी और कोर्ट के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, मनीष बिष्ट को हटाया जाए और सुधीर कुमार को अंदर लाया जाए। आयोग को ये बात गले से उतरती नहीं है। आयोग फिर उसमें रिव्यू पिटीशन में जाता है और रिव्यू पिटीशन डालता है, परंतु हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर देता और कहता है कि जो हमने कहा
मनीष बिष्ट को बाहर करके सुधीर कुमार को नियुक्ति दी जाए तो करो। उसके उपरांत लोक सेवा आयोग मनीष बिष्ट को बाहर करके फिर सुधीर कुमार को नियुक्ति देता है। और अब देखिए आगे क्या होता है। ये जब चीजें हुई, ये जब मामले हुए, इसके बाद अगर 2012 से देखें तो कांग्रेस सरकार भी थी, परंतु 17 में ये मामला, जो 18 और 19 में ये मामला कोर्ट से जब उसमें आया, जजमेंट में आया, क्योंकि 17 में पीसीएस का रिजल्ट निकला था और 18 में नियुक्ति हुई, तो 18 में ये जजमेंट सुधीर कुमार ले आए कि मुझे नियुक्ति दे और उन्हें दी गई कोर्ट के द्वारा। परंतु अब दुर्भाग्य ये है कि जो एसडीएम को जो बाहर कर दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुधीर कुमार जिन्हें हाई कोर्ट ने नियुक्ति दी है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें नियुक्ति दी है उन्हें एक बार नोटिस देकर उनको नोटिस भेजा जाए और जो हमारा जो डिसीजन है अभी हाई कोर्ट का उसे यथावत तब तक रखा जाए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। ये बात जब चलती है, अब ये देखिए कि खेल कहां पर होता है। सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल रहता है। त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में पूरी फाइल चलती है। जिन फाइलों के ये साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, जो कैबिनेट के जो मिनट्स वगैरह हैं वो हमारे पास है। त्रिवेंद्र जी की उसमें भी चलते हैं। त्रिवेंद्र जी की मैं इस जगह पर तारीफ करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपने जो गलत था वो गलत, उसको गलत कहा, जो सही था सही कहा। उन्होंने ऐसी नियुक्ति पर रोक लगाई, उन्होंने कभी ऐसी नियुक्ति नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि त्रिवेंद्र राव जी के समय ये फाइल कैबिनेट में गई थी, मुख्य सचिव के पास भी गई थी, जिसमें कि ये साफ तौर पर, अमित नेगी वित्त सचिव थे, उन्होंने भी साफ तौर पर ये लिख दिया था कि डिस्कस माई लाइन ऑफ टू, ये कैबिनेट के लिए उन्होंने कहा था कैबिनेट में ले जाया जाए। अमित नेगी जी ने, आज वो शायद सेंटर में चले गए हैं, परंतु उसके बाद भी खुद मुख्य सचिव ने, उस समय जो मुख्य सचिव थे, उन्होंने कहा कि ये मामला अभी इस मामले को अभी यहाँ ना लाया जाए, इसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये मुख्य सचिव का भी कहना है। परंतु अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा क्या हो गया। अब बात आती है हमारे उत्तराखंड के यशस्वी और युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल की। अब 17 से लेकर मामला अभी तक चलता आया था। धामी जी जब उत्तराखंड प्रदेश की कमान संभालते हैं 2021 में, तो उनके यहाँ पर ये फाइल बड़े तेजी से आगे बढ़ती है। ये बड़ा मामला है और ये मैं कहना चाहता हूं कि जब धामी जी आते हैं, ये मैं आपको डेट भी बता देता हूं, तो ये बड़े तेजी से फाइल आगे बढ़ती है। उस फाइल में ये देखना पड़ेगा कि भाई जब ये नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई थी, जब कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धामी जी ने कैबिनेट में ये मामला रखवाया, कैबिनेट में मामला रखवाया, उससे पहले जो मनीष बिष्ट थे उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए, उन्होंने ये कहा कि मुझे नियुक्ति दी जाए, मेरा इस प्रकार से हनन हो रहा, मैं एसडीएम था, मुझे हटाया गया, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी। तो शासन के द्वारा ये कहा गया था, शासन के द्वारा कहा गया था कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एसडीएम जैसे पदों पर आप सीधे रिक्रूटमेंट कर दें, सीधे नियुक्ति कर दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये शासन के पहले कहने का मतलब ये कि जब शासन पहले 1920 में था तो उनका ये कहना था, परंतु जब धामी जी आए तो ये काम बड़े आसानी से आगे बढ़ा और उसमें जो मनीष बिष्ट है उन्हें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमारे संज्ञान में यह भी बात आई है कि करोड़ों की लेन देन होकर इस एसडीएम के पद पर दोबारा उन्हें बिठाया गया है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि जब बात आगे बढ़ेगी तो खुद ना खुद कहीं पे मुझे लगता है कि पूरी कैबिनेट भी फंसेगी, मुख्यमंत्री धामी जी खुद भी फंसेंगे और जिन्होंने ये नियुक्ति ली है मनीष बिष्ट ने वो भी फंसेंगे। वो इसलिए फंसेंगे क्योंकि ये इन्हें भी पता है, ये आयोग को भी पता है, शासन को भी पता है, क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिक की जो नियमावली कहती है वो ये, उसमें ये नियम है कि कोई भी भूतपूर्व सैनिक
अपने उस एक्स सर्विसमैन कोटे का फायदा केवल सरकारी नौकरी में एक बार लेगा। और ये सब इन्हें पता है। ये शासन के कागज है और इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा गया है, यह भी उल्लेखित किया गया कि उनकी विधिवत चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर आयोग द्वारा किया था। डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति से पूर्व लोक सेवा आयोग से ही चयनित होकर उप शिक्षाधिकारी के पद पर कार्यरत थे एवं उससे पूर्व शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। ये पता आयोग को है, ये पता शासन को है, ये सबको है कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का कोटा पहले ले चुके हैं। उसके बाद भी हमारी कैबिनेट, हमारी सरकार, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ ठोस पैरवी करनी चाहिए थी कि नहीं ये गलत है, उन लोगों ने किस शर्त पर मनीष बिष्ट को नियुक्ति दी कि आप सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लीजिए, आपको एसडीएम बना दिया जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये प्रावधान सबके लिए है तो उत्तराखंड बनने के बाद से कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? क्या सभी मुख्यमंत्रियों ने ऐसे एसडीएम बनाए हैं? अगर ये प्रावधान सभी के लिए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉबी पंवार जैसे लोग जो तैयारी कर रहे थे, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, उन परीक्षाओं में बाहर होने के बाद भी वो शासन को लिखेंगे कि हमें नियुक्ति दी जाए। क्या शासन नियुक्ति देगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि एलटी कला के छात्रों को लगातार 2 सालों से घुमाया जा रहा है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट ने दिया था कि भाई बीएड जो वाले हैं वही एलिजिबल है, बाकी लोगों को बाहर कर दो। उस पर फैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि वहां पर ना तो पैसा मिलने वाला है और ना वहां पर नेताओं की बेटी बहुएं हैं। इन लोगों ने ऐसी भर्तियां जो पूरी जो एजेंसी जो आरएमएस कंपनी थी उस कंपनी के द्वारा कराई गई और उसका मालिक जेल में है और उसके द्वारा करवाई गई आधी भर्तियों को कैंसिल किया और आधी ऐसी भर्तियां जिसमें ज्यादातर आवेदन नेताओं के घर से उनकी बहुओं और बेटियों के होते हैं, उन भर्तियों को बचाया गया। यह इनकी पारदर्शी नीति है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कैबिनेट में फैसले होने चाहिए वो नहीं होते। अगर बात करूं चिकित्सा अधिकारी, जो हमारे चिकित्सा अधिकारी जो उत्तराखंड ये चिकित्सा परिषद में जो करवाया था, उसमें जिसमें 13 नंबर के में चंदन राम दास जी की बेटी का सिलेक्शन हुआ, उसमें अगर उसका जो विज्ञापन था उसमें जो परीक्षा को लेकर जो मानक तय होने थे वो मानक कैबिनेट में डिस्कस होने चाहिए थे, परंतु उसे कैबिनेट में डिस्कस नहीं करेंगे। वो केवल सचिव ने लिख दिया कि 40 नंबर का एकेडमिक होगा, 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये हाल इन लोगों के हैं और ये हाल इसलिए है कि धामी जी को लगता है कि उनको जनता ने हरा दिया था, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने। उन्हें यही लगता है कि चलो कोई बंदा अगर परीक्षा में बाहर हो रहा तो उसको फिर नियुक्ति मिलनी चाहिए। वो अपना मेथड अपने उस पर लगा रहे हैं। अब आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के घेरे में है। आज हम न्याय की गुहार लगाएं तो लगाएं किससे? अगर प्रदेश के अंदर इतने बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, खुद जिस मुखिया के पास हमें कार्रवाई करने जाना था वो खुद मुखिया इस पर संलिप्त है और उनके द्वारा इस प्रकार की नियुक्तियां की गई है, तो आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ या उत्तराखंड का युवा किसके पास गुहार लगाए? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इस प्रकार जो नियमावलियां चेंज करके या इस प्रकार के नियमावलियों को ताक पर रख कर जो काम किए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो बड़ा दुर्भाग्य है। और वो भी उस प्रदेश में जिस प्रदेश को बनाने के लिए बलियां दी गई है, जो शहादतें दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज साबित हो चुका है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये साबित हो गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ 304 दिनों से एकता बिहार धरना स्थल पर बैठा है, इस उम्मीद से बैठा है कि उत्तराखंड में अगर भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होगी तब जाके यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता उनके गले तक ये सीबीआई हाथ पहुंचा पाएगी। परंतु सीबीआई ना लाने का सबसे बड़ा कारण आज पता लग गया है। ये मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री धामी सीबीआई क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? सीबीआई इसलिए नहीं लाना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुद कुकृत्य किए हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा से चयनित होने वाले सबसे बड़े पद पर उन्होंने ऐसी नियुक्तियां की है, नियम विरुद्ध नियुक्तियां की है, अवैध नियुक्तियां की है। आज जब खुद मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े तो उनकी जांच कौन करेगा? मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से कहना चाहूंगा, अगर
इस बात को वो सुनेंगे। वैसे हम लेटर भी उनके पास पहुंचाएंगे। देखिए, आपके सरकार में बैठे मुखिया तो भ्रष्टाचार की उसमें फंस गए हैं, परंतु आपसे उम्मीद लगाई जाती है। देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार के खुद मुखिया अगर इस संलिप्तता में पाए जाते हैं तो हम तो असमंजस की स्थिति में कि ये प्रकरण किसके पास ले जाए और कार्रवाई किससे करवाए। हम राज्यपाल महोदय से कोशिश करेंगे कि उनसे मिला जाए, उनसे गुहार लगाएंगे कि आप ऐसे प्रकरण में, गंभीर प्रकरण में आप जांच के आदेश दें और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करें। दूसरी बात, न्यायालय से भी ये प्रार्थना करेंगे कि आप स्वतः संज्ञान लेकर युवाओं के भविष्य के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है और युवा लंबे समय से आंदोलनरत है और कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय से कहेंगे कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम भी इस मुद्दे को लड़ेंगे। न्यायालय की शरण हम जरूर लेंगे और जो दोषी है उनको सजा दिलाकर रहेंगे। बॉबी भाई, उद्यान विभाग में एक गड़बड़ी पाई गई थी जिसमें बीजेपी के विधायक के भाई का नाम आया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश तो दिए थे, परंतु खबरें अब ऐसी हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में रही है और जिस पर विभाग मंत्री से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने ऑन कैमरा मना कर दिया बात करने से। देखिए, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ, प्रकरण विधायक के भाई का हो, विधायक का हो, मुख्यमंत्री का हो, मंत्री का हो, या सरकार के जो कार्यकर्ता है जो भर्ती घोटालों में जो अंदर चले गए थे, या उनकी कमजोर पैरवी का हो, धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद सरकार के जो वकील हैं, सरकारी जो वकील थे या इन एसटीएफ थी, उनके कमजोर पैरवी के कारण बहुत से जो लोग हैं वो बाहर छूट कर आ गए। आज आप कह रहे हैं यही प्रकरण उच्चतम न्यायालय में जब गया था तो सरकार को ठोस पैरवी करनी चाहिए थी कि मनीष बिष्ट के द्वारा कई बार एक्स सर्विसमैन का कोटा लिया जा चुका है। मनीष बिष्ट के लिए कोई एक्स सर्विसमैन की सीट उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो एसडीएम नहीं बना जाते। इस प्रकार की पैरवी करनी चाहिए थी, पर सरकार ने साठ गांठ करके विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि करोड़ रुपए का खेल खेलकर उस एसडीएम के पद पर नियुक्ति इसलिए दी कि उन्हें पैसे चाहिए थे, उन्हें कमाई